Hello guys, I hope you all are doing very well. The topic of our today's lecture is how our attitudes are formed. Today's lecture is really very interesting. So let's start. हमारे एटीट्यूड बनते कैसे हैं? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एटीट्यूड है क्या, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, एटीट्यूड का स्ट्रक्चर क्या है, किसने दिया था. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे किसी भी इवेंट, पर्सन, ऑब्जेक्ट, इशू, ग्रुप के अबाउट एटीट्यूड की फॉर्मेशन कैसे होती है. सो स्टार्ट करते हैं. एटीट्यूड्स फॉर्म डायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. एटीट्यूड जो है डायरेक्टली फॉर्म होते हैं जैसे जैसे हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं. दे मे इमर्ज ड्यू टू डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस और दे मे रिजल्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. एक्सपीरियंसेस हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, मींस हमने खुद कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है पर्सनली, तो उसकी वजह से भी हमारा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, बन जाता है, या फिर हम किसी और को देख कर जो है अपना एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, ये तो थी बहुत सिंपल सी बात. इसको जो है कुछ थ्योरीज़ के थ्रू, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताया गया है कि एटीट्यूड की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है. ठीक है, तो हम वो थ्योरीज़ जो हैं वो सिर्फ उसका एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, सिर्फ सिंपली ये जानने के लिए कि एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे हो रही है. ठीक है, उसको हम पूरे एक्सपेरिमेंट्स की तरफ नहीं जाएंगे. तो सिंपली हम उन थ्योरीज़ और मॉडल्स के या एक्सपेरिमेंट्स के एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी एटीट्यूड फॉर्मेशन. हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है मेयर एक्सपोजर. मेयर एक्सपोजर जो कॉन्सेप्ट है ये रॉबर्ट ज़ेजोंग ने 1968 में जो है वो दिया था. इन्होंने क्या कहा था? द टेंडेंसी टू डेवलप मोर पॉजिटिव फीलिंग्स टूवर्ड ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल्स द मोर वी आर एक्सपोज्ड टू देम. नो एक्शन और बिलीव्स अबाउट द ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड. रॉबर्ट ज़ेजोंग ने मेयर एक्सपोजर में ये बताया है हमारा जो एटीट्यूड है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वो ऐसे डेवलप होता है जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों को एक्सपोज करते हो, या जितनी वो चीज़ें जो हैं आपके सामने एक्सपोज होती हैं उसके लिए आपकी उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप होती हैं. इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे फॉर सपोज आप रोज़ डेली मॉर्निंग में वॉक करने जाते हो पार्क या ग्राउंड में, तो वहाँ आप रोज़ जो है जब वॉक कर रहे होते हो या जॉगिंग कर रहे होते हो तो वहाँ से एक इंडिविजुअल मतलब लोग गुज़रते हैं. ठीक है, और वो आपको स्माइल पास करते हुए गुज़रते हैं. ठीक है, आपकी उनसे कोई बात नहीं होती, सिर्फ क्या है वो लोग जो है वहाँ से गुज़र रहे होते हैं, आपका जो है वो उनका थोड़े से टाइम के लिए उनसे आई कांटेक्ट हो जाता है. ठीक है, बस ये होता है, कोई बात नहीं होती, ना ही आप जाके उनसे मिलते हो, ना ही ग्रीटिंग्स वगैरह होती हैं. ठीक है, जस्ट आप क्या है वहाँ पे वॉक कर रहे हो. ठीक है, अब क्या होता है कि आप उन लोगों को जितना ज़्यादा एक्सपोज करोगे, मतलब आप डेली वहाँ पे जाते हो, डेली वही लोग वहाँ से गुज़र रहे हैं, वही लोग आपको स्माइल पास कर रहे हैं. ठीक है, डेली कोई बात नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई ग्रीटिंग्स नहीं हो रही हैं. ठीक है, बस आप क्या है उनको एक्सपोज कर रहे हो, मतलब आपका उनसे एक तरह से सामना हो रहा है, आप उनको बस देख रहे हो रोज़. ठीक है, तो फिर क्या होगा, जितना ज़्यादा आप लोगों को या चीज़ों को एक्सपोज करते हो उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर उनके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप हो रही होती हैं. ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था रॉबर्ट ज़ेजोंग ने, और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मेयर एक्सपोजर. मीन्स यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सपोजर रिक्वायर है. ठीक है, कोई एक्शन होना या कोई बिलीफ उस इंडिविजुअल के अबाउट या उस ऑब्जेक्ट के अबाउट कोई बिलीफ होना या कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर जो है यहाँ पे फंडामेंटल फैक्टर है. ठीक है, तो ये था मेयर एक्सपोजर. सेकंड है क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आइवन पावलोव ने दिया था. क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या? व्हेन अ न्यूट्रल स्टिमुलस इज पेयर्ड विद अ स्टिमुलस दैट नेचुरली इवोक्स एन इमोशनल रिस्पॉन्स. जब हम किसी न्यूट्रल स्टिमुलस को, मींस एक सिंपल स्टिमुलस को जब हम किसी दूसरे स्टिमुलस के साथ पेयर्ड करते हैं तो फिर वो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या करे, आपके अंदर जो है वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स को इवोक करे.
जैसे आइवन पैवलोव ने ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, इन्होंने जो है वो ये डॉग पे जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक डॉग था कि जब उसको फूड प्रेजेंट किया जाता तो उसमें से जो है एक इमोशनल रिस्पॉन्स आता, मीन्स उसमें से जो है वो एक स्लाइवा प्रोड्यूस होता था। ठीक है, जब जब उसको फूड प्रेजेंट किया जाता उसमें से स्लाइवा जो है वो प्रोड्यूस होता। अब जो फूड था वो एक स्टिमुलस है। ठीक है, अब आइवन पैवलोव ने क्या किया, उस फूड के साथ जो है एक न्यूट्रल स्टिमुलस को जो है वो पेयर्ड किया। वो न्यूट्रल स्टिमुलस उन्होंने जो है वो ली थी बेल। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि कुछ टाइम तक उन्होंने जो है वो बेल रिंग की। ठीक है, बेल की घंटी बजाई और फिर डॉग को फूड प्रेजेंट करते और फिर उसमें से स्लाइवा प्रोड्यूस होता। मतलब कुछ टाइम तक जो है बेल बजाते, फिर खाना आता और फिर जो है उसमें से डॉग में से स्लाइवा प्रोड्यूस होता। ठीक है, अब क्या होता कि बहुत टाइम तक ये करने के बाद जब आइवन पैवलोव सिर्फ बेल बजाते हैं तो ये देखा गया कि सिर्फ बेल बजाने पर ही डॉग के मुंह से जो है वो स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, मीन्स अभी फूड प्रेजेंट नहीं किया गया, सिर्फ बेल बजाई गई थी और उसमें से स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो उस बेल ने जो न्यूट्रल स्टिमुलस था उसने क्या किया, उस नेचुरल इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो इवोक होने लगा। ठीक है, मतलब उस न्यूट्रल स्टिमुलस से एक इमोशनल रिस्पॉन्स इवोक होने लगा। तो इसको कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, अब इसका एटीट्यूड के साथ क्या लेना देना है। ठीक है, अब जो है आर्थर और कैरोलाइन स्टार्ट ने जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग को फर्स्ट टाइम जो है वो एसोसिएट किया था एटीट्यूड के साथ। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो है वो दो कल्चर्स लिए थे, एक था स्वीडिश कल्चर और एक था डच कल्चर, और जो है वो कुछ लोगों का कुछ ग्रुप था। ठीक है, एक ग्रुप था लोगों का और दो कल्चर्स थे, एक था स्वीडिश कल्चर, एक था डच कल्चर। पहले आर्थर और कैरोलाइन स्टार्ट्स ने जो है वो डच कल्चर को सामने रखते हुए उस डच कल्चर के साथ जो है वो पॉजिटिव वर्ड्स को एसोसिएट किया। उन्होंने कहा कि डच कल्चर के लोग इंटेलिजेंट होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, नर्चरिंग होते हैं। ठीक है, इस तरह के पॉजिटिव वर्ड्स को जो है उन्होंने डच कल्चर के साथ एसोसिएट किया और उन ग्रुप को जो है ये चीज़ लर्न करवा दी। ठीक है, अब जब उन लोगों से पूछा जाता और जो है जो दूसरा कल्चर था स्वीडिश कल्चर, उसके साथ उन्होंने जो है वो नेगेटिव वर्ड्स को एसोसिएट कर दिया। मीन्स उन्होंने कहा कि जो स्वीडिश कल्चर के जो लोग हैं या जो स्वीडिश कल्चर है उसके जो लोग हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते, लविंग नहीं हैं, एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रूड हैं, केयरिंग नहीं होते। ठीक है, इस तरह से हुआ। अब जब लोगों से उनका एटीट्यूड जानने के लिए उनसे पूछा गया कि डच कल्चर के लोग कैसे हैं और जो है वो स्वीडिश कल्चर के लोग कैसे हैं। ठीक है, जब उनसे डच कल्चर के बारे में पूछा गया तो उनका जो है वो डच कल्चर के साथ जो है पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप हुआ, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव वर्ड्स को जो है वो डच कल्चर के साथ एसोसिएट किया था और स्वीडिश कल्चर के लिए उन लोगों का जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनके साथ जो है उन्होंने नेगेटिव वर्ड्स को एसोसिएट किया। ठीक है, फिर सेकंड टाइम में उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को रिवर्स कर दिया कि स्वीडिश कल्चर के साथ उन्होंने पॉजिटिव वर्ड्स को एसोसिएट किया और डच कल्चर के साथ उन्होंने नेगेटिव वर्ड्स को एसोसिएट किया गया। तो ये देखा गया कि उन लोगों का स्वीडिश कल्चर के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया और डच कल्चर के साथ नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया। तो इस तरह कैरोलाइन स्टार्ट्स और आर्थर ने जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग को यूज़ किया था एटीट्यूड फॉर्मेशन में। मींस पेयरिंग और एसोसिएशन के थ्रू भी जो है हमारा एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो रहा होता है, एटीट्यूड जो है वो फॉर्म्ड हो रहा होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड थ्योरी या थर्ड कॉन्सेप्ट आता है जिसके थ्रू हमारा एटीट्यूड फॉर्म्ड होता है, वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो BF स्किनर ने दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, जिसमें हम जो है वो किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंथन करवाते हैं बाय रिवॉर्ड, उसको रिवॉर्ड दे के हम उसके बिहेवियर को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। और अगर आप उसके बिहेवियर को वीकन करना चाहते हो या ख़त्म करना चाहते हो तो आप वो पनिशमेंट के थ्रू करते हो। मीन्स आप उसको पनिशमेंट दोगे तो उसका जो वो बिहेवियर है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। ये था ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो किस तरह एटीट्यूड फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है।
इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे कि आप एक स्टूडेंट लें, ठीक है, जिसको मैथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका मैथ्स की तरफ जो है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप है, ठीक है। मींस उसको जो है वो उसके फ्रेंड्स कहते हैं यार तुम तो मतलब कैलकुलेटर के बगैर ही सब कुछ कर लेते हो, तुम्हें तो कैलकुलेटर की भी नीड नहीं है, तुम इतना अच्छा मैथ्स कैसे सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। मींस उसका क्या है, मैथ्स की तरफ जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। अब फॉर सपोज कि अब जब उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो जब मैथ का पेपर होता है तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो अब जब मैथ का पेपर उसके जब मार्क्स आते हैं, जब रिज़ल्ट आता है, तो अपने पेरेंट्स को दिखाता है कि मम्मा देखिए मेरा जो है मैथ्स में इतने ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो मम्मा कहती हैं अच्छा ठीक है, इस तरह से करके मतलब उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो जब उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है तो अब उसका क्या होगा, उस मैथ्स के लिए जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप होना शुरू हो रहा है, ठीक है। मतलब उसको जो है वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा कि जिसकी वजह से उसका जो बिहेवियर है या जो उसका एटीट्यूड है मैथ्स के साथ वो पॉजिटिव डेवलप होने के लिए, ठीक है, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मींस जब वो अपनी मम्मा के पास आया था, उसने बताया आके कि मेरा जो है मैथ्स में इतने अच्छे मार्क्स आए, तो मम्मा को चाहिए था कि उसको प्रेज़ करती, उसको अप्रिशिएट करती है कि वाह ज़बरदस्त, तुमने मतलब इस टाइम भी इतने अच्छे ग्रेड्स लिए हैं, ठीक है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, ठीक है, इस तरह से। तो लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, उसकी मम्मा ने ऐसा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया, ना ही उसके फादर ने किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका जो है मैथ्स के लिए, मैथ्स सब्जेक्ट के लिए उसका जो एटीट्यूड है वो अब वीकेंड हुआ जा रहा है, ठीक है। मतलब अब उस एटीट्यूड में वो स्ट्रेंथन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसको रिवॉर्ड नहीं मिला। तो अब क्या है, उसका जो है उस मैथ्स के लिए नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ऑपरेंट कंडीशनिंग भी जो है वो एटीट्यूड फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो हमारे एटीट्यूड के अफेक्टिव कंपोनेंट की फॉर्मेशन कर रही होती है, ठीक है। मींस हमारा जो फीलिंग कंपोनेंट है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी पर्सन के साथ कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग जो है वो एसोसिएट हो रही है। जैसे अगर हम उसी डच और स्वीडिश वाले एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल लें तो वहाँ पे जो है उनका पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप करवाया गया, मतलब वहाँ उनकी फीलिंग्स डेवलप करवाई गई, उनकी इमोशंस जो हैं वो डेवलप करवाए गए उन कल्चर्स के लिए। मींस के वो अफेक्टिव कंपोनेंट हुआ, ठीक है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो है आपका बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। मींस के कि उस स्टूडेंट का उस मैथ सब्जेक्ट के लिए जो एटीट्यूड है, जो उसका बिहेवियर है, अब वो वीकेंड हुआ जा रहा है क्योंकि उसको प्रेज़ नहीं मिली, उसको रिवॉर्ड नहीं मिला, ठीक है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बिहेवियरल कंपोनेंट, और क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफेक्टिव कंपोनेंट। इसके बाद आती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का ही पार्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बेंडूरा ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें क्या होता है, हम जो है वो दूसरे लोगों को वॉच करके, देख के, या फिर दूसरे लोगों के बिहेवियर को मिमिकिंग करके या कॉपी करके जो है वो हम लर्न कर रहे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो देखते हैं कि मेरे फादर जो है वो क्या कर रहे हैं, मेरी मदर जो है वो क्या कर रही हैं, तो वो भी उनको देख के वैसे ही जो है वो बिहेवियर कर रहे होते हैं, वो उन चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एटीट्यूड है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू भी फॉर्म्ड होता है। इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे कि जैसे अगर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसका जो फ्रेंड है वो एक दिन कार ड्राइव करके जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। अब वो घर आके अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं जो है वो इतनी ज़्यादा स्पीड से चला रहा था तो मेरा जो है वो एक्सीडेंट हो गया। तो जब उसके फ्रेंड को ये बात पता चली, उसने जो है उस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, मतलब अपने फ्रेंड के एक्सपीरियंस से जो है उसने लर्न किया, मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है उसने लर्न कर लिया कि मैंने भी जो है कभी ऐसे मतलब इतनी स्पीड से जो है वो ड्राइविंग नहीं करनी। तो इस तरह उसका उस ड्राइविंग के लिए क्या हुआ, नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप हुआ। मीन उसका जो वो बिहेवियर था अब वो वीकेंड होता जाएगा। तो इस तरह से हमारा एटीट्यूड ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी फॉर्म्ड हो रहा होता है। इसके बाद लास्ट जो थ्योरी है या जो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन होती है वो है सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। सेल्फ परसेप्शन थ्योरी जो है वो डी बैम एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने दी थी।
सेल्फ परसेप्शन थ्योरी क्या कहती है? वी इन्फर आवर एटीट्यूड्स फ्रॉम ऑब्जर्विंग आवर ओन बिहेवियर्स। हम अपने खुद के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करके फिर अपना एटीट्यूड फॉर्म करते हैं या इन्फर करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि पहले आप कोई बिहेवियर करते हो, फिर कुछ टाइम बाद आप उसी बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके आप जो है वो अपना एटीट्यूड उस चीज़ के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए या उस पर्सन के लिए फॉर्म करते हो। जैसे कि एक साइकोलॉजी का टीचर है या प्रोफेसर है, तो अब उनको जो है वो कहा जाता है कि आपने रिसर्च मेथड्स का जो सब्जेक्ट है वो टीच करना है क्लास को। तो अब वो कहते हैं कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मतलब मुझे जो है, मैंने रिसर्च मेथड में तो स्पेशलाइजेशन की ही नहीं है, तो मुझे तो ये टीच करना नहीं आएगा, तो आप ये टास्क किसी और को दे दें। ठीक है, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो टास्क आपको ही दिया जा रहा है, तो अब आप ऐसे मना तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब अब उनको ये टास्क दिया जाता है तो अब उनको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। ठीक है, अब वो क्या है, इस सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उन मतलब वो ये सोचते थे साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में रिसर्च मेथड्स का मतलब क्या काम है, क्यों हम इसके अंदर ये पढ़ें ना, इस तरह से उनकी जो है वो थिंकिंग थी। तो अब जब उनको ये काम करने को कहा गया तो इनको जो मतलब ये टास्क करना था। अब वो क्या है, रिसर्च मेथड का सब्जेक्ट जो है वो अपनी क्लास को पढ़ाते थे, क्योंकि ये तो काम उनको करना ही था। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है कि जो है वो तमाम टीचर जो हैं वो बैठे होते हैं स्टाफ रूम में, वहाँ पे मतलब मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के या सब्जेक्ट्स के जो है वो टीचर्स होते हैं। तो वहाँ पे रिसर्च मेथड्स के भी होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के भी होते हैं, साइकोलॉजी के भी होते हैं और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि वहाँ पे यही बात होती है कि रिसर्च जो मेथड का जो सब्जेक्ट है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखता है हमारी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में। ठीक है, मीन्स हमारी साइकोलॉजी में जो है वो बेस ही कर रही होती है आपके रिसर्च के ऊपर, हम इसके अंदर रिसर्च कर रहे होते हैं। इसी वजह से जो है वो साइकोलॉजी में माइनर या फिर मेजर के तौर पे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च मेथड का सब्जेक्ट जो है वो टीच किया जाता है। ठीक है, अब जब वो प्रोफेसर ये सारी बातें सुनते हैं, ठीक है, अब वो भी मतलब यही सोचते हैं कि हाँ, ये रिसर्च मेथड का सब्जेक्ट तो वाकई मतलब साइकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंस रखता है, इसको जो है वो पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसको भी जो है वो साइकोलॉजी में होना चाहिए। तो इस तरह अब क्या है, उनका जो है वो उस रिसर्च मेथड्स के लिए क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप हुआ। ठीक है, मीन्स उन्होंने जो है अपने ही बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया, सोचा, रिकॉग्निशन की कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं मतलब साइकोलॉजी में रिसर्च मेथड्स के इम्पोर्टेंस रखते हैं, या किस तरह मैं ये जब पढ़ा रहा होता हूँ ये तो किस तरह साइकोलॉजी से रिलेट कर रहे हैं। तो उन्होंने जब ये सारी रिकॉग्निशन की, रिकॉल किया सारा कुछ, तो उनको वाकई उस वक्त बैठे बैठे अपनी उस रिसर्च मेथड्स का अंदाज़ा हुआ कि वो किस कदर इम्पोर्टेंस रखता है साइकोलॉजी में। तो इस तरह उनका जो है तब से फिर क्या हुआ कि इस रिसर्च मेथड्स के लिए उनका जो है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप हुआ। मींस उन्होंने अपने ही बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया। मींस पहले उनको वो रिसर्च मेथड का जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, वो कह रहे थे कि मैं ये क्यों पढ़ाऊँ, ये साइकोलॉजी में क्यों रखा गया है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, उन्होंने अपने ही बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया और उसके लिए उस रिसर्च मेथड सब्जेक्ट के लिए अपना एक एटीट्यूड जो है वो डेवलप कर लिया। तो ये थी सेल्फ परसेप्शन थ्योरी, और जो है एटीट्यूड कैसे फॉर्म्ड होते हैं और कौन कौन सी थ्योरीज और मॉडल्स जो हैं इसमें प्रेजेंट किए गए थे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आप सबको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।